हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इकोनॉमिक्स के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम को। देखिए थोड़ा टॉपिक बड़ा है ये, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम टाइप ऑफ डिपॉजिट्स को डिस्कस करेंगे। ओडी, एफडी, आरडी, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में हम पढ़ेंगे। डीमेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। लोन के बारे में बात करेंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बारे में बात करेंगे। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करेंगे। एंड लास्ट में बेसल नॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कुछ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं बैंकिंग के लिए, इनको भी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेक्चर के दौरान हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमको ये समझना होगा कि बैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, बैंक एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लोगों से डिपॉजिट लेता है, ठीक है ना, पैसे जमा करता है और उन्हें लोन के रूप में पैसे देने का काम करता है। बैंक की जो मुख्य इनकम होती है वो लोन से ही होती है, लोन पर लिए गए इंटरेस्ट से, ठीक है, जो उसे उसके कस्टमर से प्राप्त होती है। तो ये होता है बैंक। अब देखिए बैंक के अंदर हम टाइप ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो दो तरीके के टाइप ऑफ डिपॉजिट होते हैं इन बैंक के अंदर। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। आप सभी स्टूडेंट हैं या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे छोटा मोटा, तो आपके सेविंग अकाउंट तो ओपन हो ही रखा होगा। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बेसिक डिटेल हम कवर करते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि घर के लोगों यानी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए होता है। इस अकाउंट में बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देता है, लेकिन इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं हमको। करंट अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट बेसिकली बिजनेस और कंपनियों के लिए होता है। इस अकाउंट में बैंक के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। आप कितना भी पैसा रख लो अकाउंट के अंदर, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। और इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स की सुविधा आपको मिल जाती है। तो ये है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। आगे फ्रेंड्स, बैंक द्वारा दी जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ओडी, एफडी, आरडी, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें ओडी की। ओडी का फुल फॉर्म एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ओवरड्राफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म, ओवरड्राफ्ट। देखिए जब कोई कस्टमर अपने अकाउंट में जितनी उसकी राशि पड़ी हुई है, अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा राशि या अमाउंट निकालना चाहता है, वो जितनी उसके अकाउंट में पड़ी है उससे ज़्यादा निकालना चाहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके लिए उसे बैंक में जाना होता है, बैंक में उसे अप्लाई करना पड़ता है ओडी के लिए, जिसके बाद ओडी जो है उसे दी जाती है। ये एक प्रकार का बेसिकली लोन ही होता है जो बैंक अपने कस्टमर को उनकी ज़रूरत के समय देती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लो कि करंट अकाउंट में 10,000 रुपये जो है रखे हुए हैं, लेकिन आपको 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो बैंक आपको 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा जो है वो निकालने की फैसिलिटी देता है, जिसे आप बाद में इंटरेस्ट सहित वापस करते हो। मान लो आपने 5,000 रुपये लिए और 10 दिन ही यूज़ करे, तो उस 10 दिन का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको वापस से जमा करना होगा। तो यही होता है बेसिकली ओवरड्राफ्ट, ओडी इसे ही बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टर्म आता है हमारा एफडी। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एक प्रकार का डिपॉजिट होता है जहां पर कस्टमर एक फिक्स अमाउंट एक निश्चित टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए बैंक में जमा करते हैं। इस दौरान जो भी वो पैसा, जो भी अमाउंट जमा कर रहा है बैंक में, बैंक उसे क्या करती है, ब्याज देती है। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बैंक्स के अंदर जो मिनिमम टाइम होता है एफडी का वो होता है 7 दिन का, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 10 साल का होता है। और बैंक जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जो रेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करती हैं। अगला टर्म आता है हमारा आरडी। आरडी का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। आरडी एक प्रकार की योजना होती है, स्कीम होती है, जिसमें कस्टमर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो जमा करता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। तो समझ में आया आपको, आरडी का मतलब क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट है ये, जिसमें कस्टमर जो है हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है वो जमा करता है। मिनिमम टाइम जो होता है आरडी का वो होता है 6 महीने का, और मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 10 साल का होता है। इसमें भी जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट जो है
वो प्रोवाइड करता है। अगर आप हर महीने 2-2 हज़ार रुपये जमा करते हो और 5 साल तक इसे आप जारी रखते हो तो आपको 5 साल बाद इंटरेस्ट सहित जो भी आपने पैसा जमा किया है वो आपको मिलेगा। यही होता है आरडी का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी या फिर आरडी को समय से पहले अगर निकालते हो तो इसे डिसकाउंटिंग ऑफ आरडी और एफडी कहा जाता है। बैंक कुछ पेनल्टी या फिर कम ब्याज के साथ आपकी राशि को समय से पहले जो है वो लौटा देता है। थोड़ी बहुत जो बैंक पेनल्टी लगाता है बस वो हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसका फुल फॉर्म होता है। पीपीएफ एक लंबे अवधि की क्या है सेविंग स्कीम होती है जो कि मुख्यतः कर्मचारियों के लिए होती हैं। इसमें उनके जो सैलरी होता है, वेतन होता है, उसका एक हिस्सा हर महीने उनके फ्यूचर की जो बचत होती है उसके रूप में जमा किया जाता है। इस पर सरकार द्वारा जो है वो इंटरेस्ट जो है उनको दिया जाता है और टैक्स में भी छूट देखने को मिलती है। मिनिमम जो डिपॉजिट होता है वो 500 रुपये का होता है और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष हमको देखने को मिलता है इसके अंदर पीपीएफ में। ड्यूरेशन जो होती है इसकी 15 साल की होती है। रिटायरमेंट या फिर अन्य जो बड़े खर्चे होते हैं उनके लिए एक अच्छी सेविंग स्कीम जो है ये होती है पीपीएफ। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डीमेट अकाउंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है उन लोगों के लिए होता है जो कि स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। इस अकाउंट में कस्टमर अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप शेयर खरीदते हैं, कंपनी के अलग अलग शेयर्स होते हैं, अगर आप वो खरीदते हो तो उन्हें कागज़ की जगह इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने डीमेट अकाउंट में आप रख सकते हैं। इससे शेयर का जो लेन देन होता है वो आसान हो जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप शेयर को बाज़ार में खरीदते और बेचते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये लेन देन करने के लिए जो खाता ज़रूरी होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ख़रीदने के बाद शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पर रखे जाते हैं वो अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। शेयर सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर रखा जाता है डीमेट अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में एक बेसिक अंतर है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डोरमेंट अकाउंट। तो अगर कोई कस्टमर ने 2 साल तक अपने खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई भी अमाउंट जो है कि ना किसी को सेंड कराए ना डिपॉजिट कराए उसने, तो उसका खाता जो होता है वो डोरमेंट अकाउंट में बदल जाता है। बैंक इसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। इस खाते को अगर फिर से एक्टिव करना होता है तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा करना होता है। तो आपका अकाउंट जो होगा अगर डोरमेंट हो जाता है तो फिर से वापस रीएक्टिव हो जाता है। तो डोरमेंट अकाउंट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है अनक्लेम्ड अकाउंट। अनक्लेम्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है, यदि अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो बैंक इसे अनक्लेम्ड अकाउंट में बदल देता है और खाते की सारी इनकम जो है वो आरबीआई को सेंड कर देता है। तो यही होता है अनक्लेम्ड अकाउंट। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट बैंक के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज़ और अलग अलग टर्म को हमने डिस्कस किया है। दोस्तों आगे बढ़ें, जितना अभी तक हमने पढ़ा है इस सेक्शन से एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ सुटेबल फॉर हाउस होल्ड सेक्टर्स। तो किस प्रकार का जो अकाउंट होता है वो घरेलू क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। तो सेविंग अकाउंट, हाउस होल्ड सेक्टर्स के लिए सेविंग अकाउंट जो है वो सही होता है, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो देता है, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टिपिकली ओपन अ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट कौन ओपन करता है, ट्रेडर्स इन शेयर मार्केट, शेयर बाजार में व्यापारी जो होता है वो ओपन करता है डीमेट अकाउंट। फार्मर ओपन नहीं करेगा, टीचर्स भी ओपन नहीं करेगा, डॉक्टर, आजकल तो वैसे सभी लोग ओपन करते हैं बट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ट्रेडर्स इन शेयर मार्केट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ एन ओवरड्राफ्ट। ओडी क्या है। तो ओडी हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपके अकाउंट में पैसा जमा है अगर आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो यही होता है ओडी, विड्रॉइंग मोर देन अवेलेबल बैलेंस, ए आंसर। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम फॉर अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मिनिमम टाइम कितना होता है, 7 दिन होता है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट इन अ पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ खाते में अधिकतम वार्षिक जमा राशि
क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। व्हेन इज एन अकाउंट कंसिडर्ड डोरमेंट, खाते को कब निष्क्रिय माना जाता है? जब वो 2 साल के लिए अगर हम देखें उसको तो वो निष्क्रिय पड़ा हो, मतलब 2 साल के लिए कोई लेन देन उसमें नहीं होने पर अकाउंट जो है वो डोरमेंट की कंडीशन में आ जाता है, मतलब डोरमेंट हो जाता है। तो आफ्टर 2 ईयर ऑफ नो ट्रांजेक्शन, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा उससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस करते हैं जो कि है लोन। बैंक को जो इनकम होती है वो लोन के थ्रू ही होती है। तो अलग अलग लोन के टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन क्या होता है। लोन एक वो अमाउंट, एक वो राशि होती है जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा किसी व्यक्ति या फिर संगठन, मतलब इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, जिसे समय के साथ ब्याज के साथ उसे वापस किया जाता है। यही होता है बेसिकली लोन। अब देखिए टाइप ऑफ लोन की बात करेंगे हम, तो 2 तरीके के लोन होते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो ये वो लोन होता है जिसमें बिना किसी कोलेट्रल, मतलब बंधक के बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। इसमें बैंक को जोखिम जो होता है ना, रिस्क, वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी गारंटी जो है उसमें नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार के लोन पर इंटरेस्ट रेट भी अधिक हमको ज़्यादा देखने को मिलता है अनसिक्योर्ड लोन पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें इसमें तो पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वाला जो लोन होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक प्रकार का आपको लोन ही होता है। अगर आप जो भी बैंक के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप टाइमली उसका बिल पे करोगे, उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी उस पर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स अनसिक्योर्ड लोन के एग्जाम्पल। इसमें आपको किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है लोन को लेने में। दूसरा आता है सिक्योर्ड लोन। यहाँ पर बैंक जो होती है वो लोन देते टाइम सिक्योर्ड हो जाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया सिक्योर्ड लोन। ये वो लोन होता है जिसमें लोन लेने वाले को अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसे कोलेट्रल कहा जाता है। इस प्रकार के लोन में बैंक को कम जोखिम जो है, रिस्क, वो देखने को मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी चूंकि क्या होगा यहाँ पर कम होगा। एग्जाम्पल देखें तो जैसे होम लोन। अब होम लोन के ऊपर अगर बैंक जो है वो लोन दे रही है तो होम जो है वो घर जो है वो क्या है, गिरवी रखा रहता है बैंक के पास में। अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं चुका पाए तो बैंक का अधिकार हो जाता है उस घर पर। इसके अलावा कार लोन भी क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। तो होम लोन, कार लोन, ये सभी सिक्योर्ड लोन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति लोन को समय पर नहीं चुकाता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती है। तो ये 2 टाइप के लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक शब्द यूज़ करा कोलेट्रल, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कोलेट्रल क्या होता है? जब कोई लोन लिया जाता है तो उसके बदले में दी गई प्रॉपर्टी को कोलेट्रल कहा जाता है। ये बैंक के लिए एक सिक्योरिटी होती है ताकि यदि लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस न कर सके तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सके। तो यही होता है कोलेट्रल। आगे देखिए, अगली हमारी इंपॉर्टेंट लोन टर्म आती है मॉर्गेज। मॉर्गेज एक प्रकार का कोलेट्रल ही होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है वो अचल होती है, मतलब इमूवेबल होती हैं, जैसे कि कोई लैंड हो गई या फिर मकान हो गया। तो इनके केस में हमको जो लोन टाइप देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मॉर्गेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि होम लोन के समय आपकी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, ये एक मॉर्गेज है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हमारा देखिए लोन टर्म आता है प्लेज। ये वो कंडीशन होती है जब कोलेट्रल कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि मूवेबल होती है। जैसे कि अगर आप गोल्ड के बदले लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर गोल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक प्लेज हो जाएगा, क्योंकि ये चल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। तो मॉर्गेज और प्लेज में अंतर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक की। बैंक की संपत्ति और उसकी दायित्व की बात करते हैं, लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो एसेट्स ऑफ बैंक की बात करें तो बैंक के द्वारा दिए गए लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स उसकी एसेट्स होती हैं, क्योंकि ये लंबे समय में बैंक को फाइनेंशियल प्रॉफिट पहुंचाती है। बैंक को इनके ब्याज के रूप में क्या होती है, इंटरेस्ट के रूप में इनकम होती है, इसीलिए इन्हें एसेट कहा जाता है जिससे बैंक को इनकम हो रही है। लाइबिलिटीज़ की बात करें बैंक की, तो जब कस्टमर अपनी अमाउंट बैंक में जमा करते हैं
तो ये बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि किसी न किसी समय बैंक को वो अमाउंट जो है वो कस्टमर को वापस लौटानी होती है। आप गए अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये डाल के आ गए, तो बैंक की तो लाइबिलिटी है ना ये, कि आप कल 50,000 मांग सकते हो, 2 साल बाद 50,000 रुपये मांग सकते हो, तो बैंक के लिए ये लाइबिलिटी होती है। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करते हैं, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अगर बैंक किसी कारणवश इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी वह ग्राहक को उनका पैसा नहीं लौटा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो DICGC जो होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, हर एक ग्राहक के खाते में जमा अमाउंट का 5 लाख रुपए तक का बीमा करती है। इसका मतलब है कि अगर बैंक बंद हो जाए तो भी ग्राहक को 5 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो मिल जाएगा। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 15 जुलाई 1978 को, DICGC, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, भारत में है। तो एक ये भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि भैया बैंक की अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, मतलब वो अपने कस्टमर को उसका पैसा ही नहीं लौटा पा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तब क्या होगा? मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक ही मिल पाएगा, भले आपके खाते में 5 करोड़ रुपए क्यों ना हो। खैर, बड़ी बड़ी बैंकों में इस तरह की कंडीशंस नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रेगुलेटर भी बैठा होता है जो कि है RBI, जो कि बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, उस पर अपनी पौनी नज़र जो है वो बनाए रखता है। तो ये हमने एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस किया, लोन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। इस सेक्शन से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन? अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? बिना किसी गारंटी के लोन। ए आंसर। व्हाट इज सिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन क्या होता है? ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। अ लोन विथ कोलेट्रल, मतलब गारंटी के साथ में जो लोन होता है वही क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है। एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकते हैं, व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल क्या होता है? तो अ गारंटी अगेंस्ट अ लोन क्या होता है? कोलेट्रल होता है। लोन के बदले गारंटी, यही होता है कोलेट्रल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन हम इस टॉपिक का डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा चेक। चेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो बैंक के कोड होते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, तो ये भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेक की बात करें उससे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, बैंक एश्योरेंस, KYC, ATM टाइप्स, इनको हम कवर करते हैं पहले। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की बात करें तो ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक से संबंधित प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन करती है। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि कस्टमर्स की शिकायतों को सुनती हैं और उनका निपटारा करती हैं। अगर कोई कस्टमर अपनी बैंक की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकता है। ये जो इंस्टीट्यूट है अधिकतम 20 लाख तक के मामलों का समाधान कर सकता है। इसे बैंकिंग लोकपाल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बैंक एश्योरेंस की। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो बेचता है। इसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत बैंक अपनी ब्रांचेस के माध्यम से कस्टमर को बीमा पॉलिसी जो है वो प्रदान करता है। तो ये हो गया बैंक एश्योरेंस। अगला टर्म है हमारा KYC। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो जो कस्टमर होते हैं उनकी पहचान करने के लिए ये एक आवश्यक प्रोसेस होती है। जब कोई व्यक्ति बैंक खाता ओपन करता है या अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज लेता है तो उसे पहले अपना जो पहचान पत्र होता है, एड्रेस का जो एक प्रमाण पत्र होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, वो जमा करना होता है। इसे ही क्या बोला जाता है? KYC कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है ATM टाइप्स। तो ATM का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये वो मशीन होती है जिससे ग्राहक बैंक की कई सेवाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ATM से कैश निकालना, बैलेंस चेक करना, ये सारी फैसिलिटीज़ ATM से मिल जाती हैं। तो भारत में ATM के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ब्राउन लेबल ATM और होता है वाइट लेबल ATM। ब्राउन लेबल ATM की बात करें तो ये ATM बैंक की मशीन होती है जिसे बैंक द्वारा लगाया और ऑपरेट किया जाता है। वाइट लेबल ATM की बात करें तो ये प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाया जाता है और इनका ऑपरेशन भी प्राइवेट कंपनियां ही करती हैं, न कि बैंक करती हैं। तो ये 2 टाइप के ATM जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेक की। तो चेक क्या है? आपने
नॉर्मली चेक तो देखा ही होगा। चेक एक बैंक का डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति या कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं या फिर उससे पेमेंट ले सकते हैं। इसका यूज़ जो है तब किया जाता है जब हम बैंक खाते से सीधे ट्रांजैक्शन जो है वो करना चाहते हैं। जो व्यक्ति चेक लिखता है वो ड्रॉवर कहलाता है। वो बैंक जो चेक पर पेमेंट करता है वो ड्रॉवी होता है। और वो व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से पेमेंट रिसीव होता है उसे पेई कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी आपको दिमाग में क्लियर रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगली देखिए टर्म आती है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक का इंस्ट्रक्शन होता है जो कि एक फिक्स अमाउंट को दूसरी पार्टी को भुगतान मतलब पेमेंट करने के लिए होता है। ये कभी भी बाउंस नहीं हो सकता है क्योंकि इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 महीने की होती है डिमांड ड्राफ्ट की। इसका देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि किसी कॉलेज को एडमिशन फ़ीस देनी है लेकिन कॉलेज कैश नहीं लेता है, तो आप बैंक से एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवा सकते हैं। आप बैंक को बता दें कि आपको किस व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूट के नाम पर ड्राफ्ट जो है वो चाहिए और बैंक आपको उसी नाम पर ड्राफ्ट दे देता है। इस ड्राफ्ट को कॉलेज में जमा करने पर उन्हें आपका पैसा जो है वो मिल जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट का जो यूज़ होता है ज़्यादातर उन लेन देन के लिए किया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी और विश्वसनीयता जो है वो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी परचेसिंग में या फिर कोई कानूनी फ़ीस में या किसी भी औपचारिक भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डिसऑनर चेक। ये वो चेक होता है जिसे बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसे आमतौर पर बाउंस चेक के रूप में भी जाना जाता है। डिसऑनर चेक के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जब खाते में पैसे कम होते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है, या तो फिर चेक की वैधता जो है वो समाप्त हो गई हो, या फिर चेक जारी करने वाले का खाता जो है वो बंद हो गया हो, या तो चेक पर जो उसने सिग्नेचर करे वो बैंक के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं, या फिर चेक के ऊपर उसने कुछ गलत विवरण दे दिया हो, डिटेल गलत दे दी हो, या तो फिर उसने डेट गलत लिख दी हो, या तो फिर उसने अमाउंट में कुछ मिस्टेक कर दी हो। इन कंडीशन में चेक जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। वास्तव में ये एक प्रकार का बाउंस चेक होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कवर किया जाता है। मतलब कि यदि कोई चेक डिसऑनर होता है यानी वह बाउंस हो जाता है तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि दोषी पाया जाता है अगर वो, तो चेक जारी करने वाले को जुर्माना या फिर कारावास की मतलब जेल भी हो सकती है। तो ये एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारी टर्म आती है क्रॉस चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है? ये वो चेक होता है जिस पर 2 समानांतर लाइनें जो होती है, पैरेलल लाइनें, वो खींची जाती हैं। इस चेक को केवल बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है। इस चेक को लेकर बैंक से कैश जो है वो नहीं निकाला जा सकता है। आप देखेंगे, देखिए चेक के ऊपर यहाँ पर ऊपर में कोने पर 2 लाइनें हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अगर लाइनें देखने को मिल रही है तो ये चेक जो होगा वो किस तरीके का चेक हो जाएगा? क्रॉस्ड चेक हो जाएगा। और इस चेक को लेकर केवल आप जो पेमेंट है वो बैंक खाते में ही जमा कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है स्टेल चेक। यदि किसी चेक को 3 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? स्टेल चेक बोलते हैं। अगला आता है पोस्ट डेटेड चेक। तो ये वो चेक होता है जिसमें भविष्य की तारीख जो होती है, फ्यूचर की, वो लिखी होती है। जब भी वो तारीख आ जाती है तब आपका चेक जो है वो वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इनक्वायर्ड चेक। ये वो चेक होता है जिसमें पूरी जानकारी नहीं होती है। चेक अधूरा होता है और इसे पूरा किए बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं इनक्वायर्ड चेक। तो ये हमने चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट करी है। अलग अलग टाइप के हमने चेक को लेकर डिस्कस किया। आगे देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डिस्कस करते हैं, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है जो कि भारत में बैंकों को विशेष क्षेत्रों में लोन देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके तहत बैंकों को अपने कुल लोन का 40% जो है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना होता है। ये क्षेत्र जो होते हैं, सेक्टर जो होते हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अभी उनमें वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। PSL के अंतर्गत आने वाले अगर इम्पोर्टेंट क्षेत्रों की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो है एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, स्टार्टअप लोन, वीकर सेक्शन लोन, MSME लोन। ये सभी लोन जो है हमको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये वो सेक्टर हैं
जो कि बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर हैं लोन के लिए। 40% जो है इन क्षेत्रों में बैंकों को लोन देना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। चेक को लेकर हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करी है। उससे रिलेटेड हमने जितना भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है वो कवर किया है। छोटी मोटी हमने कुछ टर्म को भी इसके अलावा डिस्कस किया है। चलिए इस पोर्शन से एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है? तो अ चेक विथ 2 पैरेलल लाइंस ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल ए आंसर यहाँ पर सही होगा। और इस तरीके के चेक को ले जाकर आप कैश नहीं निकाल सकते हो, बैंक अकाउंट में ही पेमेंट डिपॉजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, चेक कब पुराना हो जाता है? तो अगर आपने 3 महीने तक चेक को यूज़ नहीं किया है तो चेक बिकम स्टेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? भविष्य की तारीख के साथ जारी किया गया चेक, फ्यूचर डेट के साथ में उसको इशू किया हुआ है, तो ए आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो के आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हम एनपीए के बारे में बात करेंगे, आईएफएससी के बारे में बात करेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, बेसल नॉर्म्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा एनपीए। एनपीए क्या होता है? देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब किसी बैंक द्वारा दिया हुआ लोन बैंक को जब रिटर्न नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम एनपीए कहते हैं। उदाहरण के लिए नीरव मोदी या फिर विजय माल्या ने बैंक से लोन लिया लेकिन उसे वापस नहीं किया, तो बैंक को क्या हुआ? एनपीए हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसे बैड लोन भी कहा जाता है। एनपीए का जो ओवरड्यू टाइम होता है वो 90 डेज का होता है। इसे कम करने के लिए सरकार ने 2002 में सारफेसी एक्ट जो है वो पारित किया था। सारफेसी एक्ट बैंकों को उनके लोन को बेहतर तरीके से संभालने और जो लोग पैसे नहीं चुकाते हैं उनसे पैसे वसूलने में मदद करता है। ये एक ऐसा कानून है जो बैंकों को अपने काम में हेल्प करता है। तो क्लियर हुआ एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर लायबिलिटी बन चुके हैं। लोन तो लिया उन्होंने पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक क्या करती है? उनको एनपीए में डाल देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म आती है हमारी आईएफएससी। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली हम सभी यूज़ करते हैं। आपका भी बैंक के अंदर अकाउंट होगा तो आपकी जो ब्रांच होगी ना बैंक की, उस ब्रांच का एक अपना क्या होता है? आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड जो होता है ये 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका उपयोग जो है हम अपनी बैंक से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम बैंक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आईएफएससी कोड जो होता है ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। इसके स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं ये बैंक कोड होता है, जैसे कि SBIN यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो 5th डिजिट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं ये ब्रांच कोड होते हैं। इससे ब्रांच जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो आईएफएससी कोड समझ में आया आपको क्या होता है? ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 11 डिजिट का होता है ये। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये एक प्रकार की मशीन होती है, इसका इस्तेमाल जो होता है चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। ये 9 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिक कोड दिख रहा है। ये क्या है? MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें 9 डिजिट में से स्टार्टिंग की 3 डिजिट जो होती है वो सिटी कोड बताती है, बीच की 3 डिजिट जो है वो बैंक कोड, और लास्ट की 3 डिजिट जो होती है वो ब्रांच कोड हमको बताती है। ठीक है, तो ये MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका इस्तेमाल जो है चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। आगे देखिए, अगले टर्म आती है हमारी स्विफ्ट। स्विफ्ट कोड क्या होता है? देखिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको पहले तो। इस स्विफ्ट कोड का यूज़ जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। मान लो कि आप इंडिया के अंदर रहते हो और यूएस से आपके पास में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो यूएस से जो पैसा आपको भेज रहा होगा ना, वो आपसे बैंक की आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप उसको अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह सब दोगे। वहाँ पर आपको ये स्विफ्ट कोड जो है वो देना कंपलसरी होता है। स्विफ्ट कोड जो होता है ये 8 से लेकर 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है।
अगर हम 11 डिजिट के अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड की एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CNRB, स्टार्टिंग का आपको जो दिख रहा है ये बैंक कोड होता है। यहाँ पर IN लिखा हुआ है, मतलब ये कंट्री कोड बताता है इंडिया। 5M जो लिखा हुआ है ये सिटी कोड बताता है, और 1 2 3 लास्ट का जो लिखा हुआ है ये ब्रांच कोड हमको बताता है। तो इस तरीके से स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 से लेकर 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। बस इतना सा हमको क्लियर रखना है। स्विफ्ट कोड का यूज़ जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए किया जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। देखिए IBA क्या होता है। IBA जो है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक यूनियन और एसोसिएशन है। ये बैंक के बीच कॉपरेशन को बढ़ाता है और बैंकिंग सिस्टम के बीच डेवलपमेंट का काम करता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? 31 होती है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। जब भी आप पेपर देने जाओ इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन का नाम ज़रूर दिमाग में रख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी टर्म आती है बेसल नॉर्म्स। देखिए फ्रेंड्स, बेसल जो है ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक सिटी का नाम है। बेसल नियम इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी से संबंधित हैं और बेसल नियम जो है ये रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित हैं। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS द्वारा कुछ नियम जो है वो बनाए गए थे, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए। तो इनका पहला जो स्टैंडर्ड था बेसल 1 वो 1988 में आया था। अब ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए ना, इनका मकसद यही है कि बैंक जो होगी उसको किसी भी प्रकार का क्राइसिस जो है वो ना फेस करना पड़े, फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर ये बेसल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो बैंक हमेशा अच्छे से काम करती रहेगी, कभी भी उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो बेसल 1 1988 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ की संपत्ति है। अब बेसल जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार बैंक को अपनी जो भी संपत्ति है उसका एक फिक्स प्रतिशत जो है अमाउंट वो मिनिमम कैपिटल के फॉर्म में अपने पास रखना होगा। इसका मतलब है कि बैंक को फॉर एग्जांपल जैसे 10% उसमें डिसाइड किया हुआ है तो बैंक को 10 करोड़ रुपए जो है अपनी पूंजी के रूप में रखना होगा, ताकि कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम आए तो उस समय वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट को भी यहाँ पर देखते हुए चलना पड़ेगा। ये बैंकों को बताया गया। जैसे बैंक ने मान लो 50 करोड़ रुपए का लोन जो है किसी बिजनेस को दिया तो उसको वहाँ पर ये सब चीज़ें नोटिस करना पड़ेगी कि वो बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है। अगर उस बिज़नेस की स्थिति ख़राब है तो उसके हिसाब से उसे कितना एक्स्ट्रा कोलेट्रल जो है वो लेना होगा। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे बेसल 1 के अंदर कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए जिन्हें बैंकों को फॉलो करने के लिए कहा गया। अब देखिए समय समय के अनुसार 3 बेसल नॉर्म जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। भारत में बात करें तो बेसल 1 जो है वो कब लागू हुआ था? 1998-1999 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि बैंक जो है वो कैपिटल जो भी उसके पास है उसकी मात्रा को सुनिश्चित करे। इसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको 8% के स्तर पर रखा गया था बेसल 1 में। भारत ने इसे 1998-99 में एक्सेप्ट किया। इसके बाद बेसल 2 जो है वो भारत में कब लागू हुआ? 2006-2007 में। इसका फोकस क्या था? बैंकों के लिए रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल की क्वालिटी में हमको सुधार करना। एंड बेसल 3 जो है वो भारत में कब लागू हुआ? 2013-14 में। इसका फोकस है कि बैंकों की कैपिटल और लिक्विडिटी जो हो उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पर हमने बात करी थी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, उसे 8% के स्तर पर रखा गया। टेक्निकल टर्म में बात करें तो हर एक बैंक ने यहाँ पर मेंटेन किया CAR 8%। तो यहाँ पर बात आती है कि ये CAR क्या है चीज़। तो चलिए इसको समझते हैं हम। CAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए बैंक नुकसान की भरपाई के लिए अपने पास कुछ मनी जो है वो रिजर्व रखता है कुछ परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं हम? CAR कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। बेसल नॉर्म्स के अनुसार हर एक बैंक को मेंटेन करना चाहिए CAR 8%। तो ये कुछ टर्म हमने डिस्कस करी, बेसल नॉर्म्स को भी हमने समझा। आगे चलिए अब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की भारत में। तो भारत में किस सेक्टर में कितने बैंक हैं इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं भारत में? 12 हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के कितने बैंक हैं? 12 बैंक हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें
निजी बैंक जो होते हैं उनकी भारत में संख्या कितनी है, 21 है। देखिए ये समय के साथ हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले, तो आप हमेशा अपडेटेड रहिएगा। अभी करंटली जो सिचुएशन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। 2024 में प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो संख्या है वो कितनी है, 21 है। जैसे कि एग्जांपल HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ICICI बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक्स की बात करें तो 46 है, विदेशी बैंक जैसे कि सिटी बैंक हो गया एग्जांपल के तौर पे। रीजनल रूरल बैंक की बात करें RRB, वो कितनी है, 43। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें हम तो उनकी संख्या कितनी है, 12 है, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस तरीके से बहुत सारी बैंकें हैं भारत में, इनकी संख्या है 12। पेमेंट बैंक की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये भारत में किस सेक्टर में कितने बैंक हैं इसको हमने देखा। थोड़ा सा हम देखिए इनको डिटेल में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये देखेंगे हम। इसको कब कब जो है किस किस बैंक के साथ मर्ज किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। तो ये वो बैंक होते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग 50% या उससे अधिक होती हैं। इन बैंकों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनकी जिम्मेदारी लेती है। इन बैंकों को चलाने मतलब संचालन और उनके प्रबंधन का काम करती हैं। अब बात करते हैं इनका गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। SBI का पुराना नाम जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन का निर्णय जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और सार्वभौमिक बनाना, मतलब है यूनिवर्सल बनाना। 19 जुलाई 1969 को उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके समय में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। उस दौरान भी इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री थी। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या था, इन बैंकों में सरकार की 100% हिस्सेदारी जो है वो हो गई थी और अब ये बैंक जनता के हित के लिए काम करने लगे, जैसे कि किसानों या फिर छोटे उद्योग जो थे या फिर गरीबों को लोन देना, ये सब काम जो है वो करने लगे। तो ये नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में और 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया देश के अंदर। फिर आगे चलकर समय के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जो नेशनलाइज्ड बैंक थी उनका आपस में विलय किया, उनको मर्ज किया, ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सके और उनकी सर्विसेज को और अच्छा किया जा सके। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है, मर्जर जो है, वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ PNB के साथ 1993 में किया गया। देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो है, मर्जर, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है, मर्जर, वो कैनरा बैंक में 2020 में किया गया। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में 2020 में हुआ। यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों का विलय जो है PNB में 2020 में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2020 में किया गया। तो इस तरीके से सरकार ने कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों का मर्जर जो है वो समय के साथ में किया। क्यों किया? उनकी कैपेसिटी और उनकी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा SBI के साथ तो अलग अलग काफ़ी बैंकों का मर्जर जो है वो समय के साथ हमको देखने को मिलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में SBI के साथ मर्जर हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2010 में SBI के साथ मर्जर हुआ। ऐसे ही हैदराबाद, पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, भारतीय महिला बैंक, इन सब बैंकों का समय समय के साथ SBI के साथ हमको मर्जर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किए, जो रिसेंटली 2019-2020 में हमको मर्जर जो है वो देखने को मिला। हमने बात करी कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक के 12 हैं। कौन कौन से हैं 12? जल्दी से हम कवर कर लेते हैं इनको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक एंड यूको बैंक। तो ये 12 वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की। तो प्राइवेट बैंक वह बैंक होती है जब सरकार की इक्विटी या शेयर होल्डिंग 50% से कम होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्राइवेट बैंक कहते हैं।
भारत में ऐसे प्राइवेट बैंक्स की संख्या कितनी है? कुल 31 हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्हें बोला जाता है। हमारे देश में इसकी कुल संख्या जो है 43 है। अभी देश में आरआरबी बैंक की रिकमेंडेशन जो है एम नरसिम्हन कमेटी के द्वारा की गई थी। भारत का पहला आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक जो था वो कौन सा था? प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से मरोदाबाद यूपी में बनाया गया था। भारत में 2 राज्यों को छोड़कर सभी स्टेट एंड यूटी में आरआरबी हैं। सिक्किम और गोवा में रीजनल रूरल बैंक जो है वो नहीं है। आरआरबी बैंक की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट की बात करें तो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित बैंकिंग सेवाओं के लिए ये कार्य करता है। रीजनल रूरल बैंक में कैपिटल के रेशियो की बात करें हम तो बहुत ही कम होता है। कैपिटल रेशियो का मतलब ये होता है कि एक आरआरबी बैंक के गठन के लिए कितनी पूंजी मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैपिटल किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये कैपिटल जो है हमको अलग अलग देखिए परसेंटेज में देखने को मिलती है, जैसे कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है, इसमें 15% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, राज्य सरकार के द्वारा, और बचा हुआ 35% जो है स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा दी जाती हैं। यहाँ पर हमने स्पॉन्सर्ड बैंक की बात करी तो ये वो बैंक होते हैं जो आरआरबी के प्रबंधन और उसको चलाने में मदद करते हैं। इसे एक प्रकार का हम पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है वो हमको अच्छी खासी देखने को मिलती है। बस इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण बैंकिंग सर्विसेज जो होती है, सेवाएं जो होती है, उनको बढ़ावा देना। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देश में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। इनको खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल जो है वो 200 करोड़ की लगती है। ये बैंक डिपॉजिट एंड लैंडिंग मतलब पैसे जमा करने और लोन की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी भी देते हैं। देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 2016 में खोला गया था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से, और रिसेंटली 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 2021 में खोला गया था। इसका नाम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पेमेंट बैंक की बात करते हैं हम तो देश में इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। इसको खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की लगती है। इस बैंक में सिर्फ डिपॉजिट करने की फैसिलिटी होती है अप टू 2 लाख रुपए पर एनम। यह बैंक एटीएम या फिर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं और ये लोन और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं देते हैं। देश के पहले पेमेंट बैंक की बात करें तो 2016 में ओपन किया गया था, जिसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में एकमात्र पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ये भारत में अलग अलग टाइप की बैंकों को हमने डिस्कस किया, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में फ्रेंड्स अब हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, ये सब क्या होते हैं इनको भी हम लास्ट में कवर करते हैं। अब 4-5 है, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, एक बार हम समझ लेते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, इनकी संख्या देश में कुल कितनी है? 5 है। इस इंस्टीट्यूशन को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहला आता है इसमें नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इस बैंक को शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर खोला गया था। कब खोला गया था? 1982 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। फंक्शन की बात करते हैं कि नाबार्ड का काम क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया की एक देखिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट करने का काम करती हैं। नाबार्ड का काम क्या होता है? देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया था कि गांव में बैंकिंग फैसिलिटी के लिए आरआरबी होती हैं। अब मानो कि एक कोई क्षेत्रीय कोई एक रीजनल आरआरबी बैंक ने किसानों को लोन दिया और उस आरआरबी के पास में अमाउंट जो है, कैपिटल जो है वो कम हो गया, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, तो नाबार्ड जो है उस बैंक को पैसे देने का काम कर सकता है ताकि वो लोन देने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है वो बनाए रखे। इस तरीके से नाबार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उनके लिए बैंकों को लोन देने का काम करता है। तो समझ में आया आपको? अगला भारत का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है सिडबी। सिडबी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं उद्योगों की बात हो रही होगी।
स्मॉल उद्योगों की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या होता है, उसी से रिलेटेड है। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। देखिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का एक सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है। इसके फंक्शन की बात करें हम तो सिडबी जो स्मॉल उद्योग होते हैं उनके विकास और उनको संचालन करने के लिए लोन प्रदान करता है। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उनको बढ़ाने और उन्हें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हेल्प करता है। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति छोटा एक बिजनेस लेके बैठा हुआ है, जैसे कि कपड़े का निर्माण करता है या फिर हस्तशिल्प व्यापार जो है वो शुरू करना चाहता है, तो सिडबी उसे क्या कर सकता है, बिजनेस के लिए जो भी उसको कैपिटल लगती है वो प्रदान कर सकता है लोन के रूप में, जिससे कि वो अपना बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके। या फिर अगर कोई छोटा एक उद्योगी है, व्यापारी है, वो नई मशीनरी खरीदना चाहता है, तो उसके उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाना चाहता है, गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है, तो सिडबी उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करता है। तो इस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का एक सर्वोच्च संस्थान होती है, इंस्टीट्यूशन होता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है हमारा एक्सिम। एक्सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से क्लियर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये बैंक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक सर्वोच्च संस्था है। ये भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट और सर्विसेज जो है वो प्रदान करता है। एक्सिम बैंक का जो मेन पर्पस है वो है भारत के जो इंटरनेशनल ट्रेड है भारत की, उसको बढ़ावा देना। जो विदेश में व्यापार करने वाले जो भारतीय उद्यम होते हैं उनको वित्तीय हेल्प मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे कि कोई भारतीय कंपनी है, वो फॉरेन में भारत से देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो एक्सिम बैंक उस कंपनी को उसके उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, शिपमेंट के लिए जो भी लागत लगती है उसके लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो समझ में आया आपको, भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित फाइनेंशियल हेल्प और सर्विसेज प्रदान करता है एक्सिम। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक सर्वोच्च संस्था है। ये एक विशेष बैंक है जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करता है। अगर सरकार या कोई कंपनी एक नया हाईवे बनाने की योजना बना रही है तो NBFID उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आवश्यक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है या फिर लोन होता है वो देने का काम करता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2021 में हुई थी। अगला एंड लास्ट आता है हमारा DICGC। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बैंक डिपॉजिट का बीमा करता है और जमाकर्ता जो भी डिपॉजिटर है उसको सेफ्टी जो है, सुरक्षा वो प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। ये बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिटर होता है उसके खाते में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर जो है वो प्रदान करता है। अगर बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मान लो कि बैंक जो है वो बंद हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसकी रखी हुई बैंक के अंदर पूंजी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर जो है ये कॉरपोरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये हमने देश के 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया। लास्ट में एक नोट ज़रूर दिमाग में रखिएगा आप, हमने SBI की बात करी थी, तो SBI में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 57% हैं। इस बैंक की सिफारिश जो है SBI की वो गोरेवाला कमेटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गोरेवाला कमेटी के द्वारा, और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, 1955 में SBI की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बैंकिंग सिस्टम वाला। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से कंप्लीट करी। अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन कवर करी है इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे आते हैं, चलिए एक बार कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, तो IFSC कोड में हमने बात करी थी 11 डिजिट होती है। MICR कोड का उपयोग होता है। MICR कोड का यूज़ जो है वो चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है, फॉर चेक क्लियरेंस, ए आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसल नॉर्म्स किससे संबंधित हैं, तो बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित हैं बेसल नॉर्म्स, ए आंसर।
तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कभी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपने उतनी अच्छे से पढ़ ली तो बस आपका काम हो गया एग्जाम के अंदर। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है ना कि जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब आप इकोनॉमिक्स को, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको पूरा फील कराया है। मैंने कोशिश करी है कि एग्जाम्पल से मैंने हर चीज़ आपको समझाई है कि आप उसको समझ सको और प्रैक्टिकल अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना सको। इस तरीके से क्या होगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन फेस करोगे आप तुरंत उसको सॉल्व कर दोगे। सबसे ज़्यादा तरीका अच्छा ये होगा एग्जाम के अंदर पूरे नंबर लाने का कि आप टेस्ट को पूरा लगाओ और बार बार टेस्ट को लगाओ। जितनी बार आप टेस्ट लगाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पर आपने टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि जाइए और टेस्ट लगाइए, बार बार कंटिन्यूसली टेस्ट लगाइए। आप घूमते फिरते रहते हो, आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आप लगातार टेस्ट लगाते रहो, रुको मत। मैं बोल रहा हूँ आपको, जितने क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं इस पूरे कोर्स के अंदर, अगर आपने अच्छे से मेहनत करके वो लगा लिए ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।